एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सारेंग को दिखाया जाता है, शौक हो जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गुवन इतनी रात में उसे मिलने के लिए आ जाएगा। लेकिन वो अब गुवन तो आ ही गया था तो वो उसके लिए आता है और जब गुवन वहाँ पर आता है तब बेचारी वो कुछ बोल ही नहीं पाती और वो उसके लिए चिकन वगैरह लेकर आया था। लेकिन जैसे गुवन अंदर जाता है तो वो पेमो और डायो को देख एकदम बेचारा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उन दोनों की हरकतें ही कुछ ऐसी हो रही थी। फिर उसके बाद वो दोनों बैठकर अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो उन्हें बताती है कि वो अभी किंग के लिए ही काम करते हैं, लेकिन वो एक एयर डिपार्टमेंट में है तो दूसरी फैशन इंडस्ट्री का काम करती है। यहाँ पे गुवन उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताता इवन जब सारंग उसे बताने वाली होती है, लेकिन गुवन उसे बताने से मना कर देता है और वो उसे बताता है कि वो मैनेजिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। उसके बाद में बेचारी यहाँ पे सारंग को एम्बेरस फील करना पड़ता है क्योंकि वो दोनों दोस्त थे। गुवन के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाती है जो भी किसी टाइम पे सारंग ने उनको गुवन के बारे में बताई थी। अब उन दोनों ने तो कभी गुवन को देखा ही नहीं था तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनके सामने जो बैठा है वही असली गुवन है। तो वो उसकी बुराइयां करनी स्टार्ट कर देती है। बेचारी सारंग तो सोच रही होती है कि मैंने इन दोनों को क्यों ही बता रहा है सब चीज़ें। उसके बाद में वो गुवन की तारीफ करनी स्टार्ट कर देती है। उन दोनों के जाने के बाद वो उसे बताती है कि बस वो दोनों को गलतफहमी हो गई थी, मैंने स्टार्टिंग में ऐसा कहा था लेकिन अब तुम तो है हो ही नहीं ऐसे। यहाँ पे गुवन बार बार सारंग को ही देखे जा रहा था। सारंग उससे यहाँ पर आने की वजह पूछती है तो जिस पर गुवन उसे बताता है कि मुझे लगा कि तुम ठीक फील नहीं कर रही होगी, तुम्हें शायद तबियत खराब होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन वगैरह लेकर आया हूँ। अपनी इतनी केयर देख के सारंग को अच्छा लगता है। उसके बाद में बोलती है कि नहीं, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के इस तरह से नहीं आना चाहिए था, वो भी उसके बर्थडे वाले दिन, जहाँ पे गुवन उसे बताता है कि वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं है। उसके बाद में सारंग उसे कहती है कि अच्छा तो फिर वो तुमसे इतने गले क्यों मिल रही थी, इतनी चिपके क्यों रही थी, क्या तुम कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हो जो कोई भी तुम अपनी बाहें फैलाओगे, कोई भी लड़की आके तुम्हें गले लग लेगी। ये सब देखकर गुवन को पता चल जाता है कि सारंग जेलस फील कर रही है। उसे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो उसे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, आज के बाद मुझे कोई भी गले तो क्या मुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। ये देखकर सारंग चौंक जाती है। बेचारा जब गुवन पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी दोनों दोस्तें वहीं पर ही स्टेज पर बैठकर उनकी बातें सुन रही थी और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं गुवन को भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद में जब वो वॉक करने के लिए बाहर जाते हैं तब गुवन सारंग से पूछता है तो हम डेट पर कब चल रहे हैं, जिस पर सारंग उसे बताती है कि मुझे अपना शेड्यूल चेक करके तुम्हें बता दूंगी। जैसे एक बाइक वाला वहाँ पर आने वाला होता है कि तभी गुवन सारंग को अपनी तरफ कर लेता है। ये देखकर सारंग बेचारी सरप्राइज हो जाती है और वो काफ़ी गुवन की काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गई थी। ये देखकर उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसके बाद में गुवन को वो जाने के लिए कहती है तो गुवन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम पिम को देखते हैं जो कि काम कर रही थी, तभी उसका सीनियर वहाँ पर आ जाता है और उसे फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। इवन उसके बारे में और वो ली के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातें बोलता है कि मुझे सुना है कि तुम दोनों का एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। अच्छा, जब तुम्हें उसके तुम्हारे पास्ट के बारे में उसे पता चलेगा तो वो देखना तुम्हें छोड़ दिया तो देगा। तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और ली समझ जाता है कि वापस से प्रेम का सीनियर उसे परेशान कर रहा है। तो वो उससे बात करने के लिए सीधा चला जाता है, जहाँ पे वो आदमी बताता है क्या तुम्हें इसके पास्ट के बारे में पता है ना, ये बहुत ही बेकार औरत है, इस तरह की लड़कियों को कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा। जिस पर ली उसे काफ़ी अच्छे तरीके से जवाब देकर वहाँ से भेज देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो प्रेम से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बेफिक्र होकर बता देना। प्रेम को ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि ली ये सब सुनने के बावजूद उसका सपोर्ट कर रहा है। वहीं हम सारंग को देखते हैं जहाँ पर उसकी सीनियर आके उसे काफ़ी ज़्यादा सुना रही थी। तभी वह मिस जॉन आ जाती है जो कि उसे बताती है कि सारंग यहाँ पर अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत की वजह से पहुँची है, सिर्फ लक की वजह से उसे इतनी बड़ी पोजीशन कभी भी नहीं मिल सकती थी। तो तुम्हें उसकी मेहनत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अगर आइंदा तुम यहाँ पर आकर मैंने देखा कि तुमने इसे किसी भी तरीके से हरास करने की कोशिश कर रही हो तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं हम सारंग को हुआरेन के साथ देखते हैं जहाँ पे हुआरेन ने सारंग के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जहाँ पर वो उसे शीट देती है जो भी उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना था। यहाँ पे उसने सारा क्रेडिट जो है खुद ही ले लिया था कि जो भी उसने सारंग की जान बचाई थी और उसका हेलीकॉप्टर भेजा था उन सब की जिम्मेदारी वो खुद ले लेती है। ये देखकर सारंग उन्हें बोलती है कि लेकिन मेरी जान तो गुवन ने बचाई थी, उनका नाम तो कहीं पर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो बोलती है कि मेरी वजह से ही तुम्हारा जिंदा गुवन के पास किसी भी तरह की कोई अथॉरिटी नहीं है। इस तरह से वो सारा क्रेडिट खुद ही लेने की बात करती है, जिस पे सुनकर सारंग समझ जाती है कि वारन सारा क्रेडिट खुद ही लेना चाहती है। वहीं हम गुवन को देखते हैं जो कि एक डेट के लिए जगह देख रहा था ताकि वो सारंग को अपने साथ लेकर जा सके। जैसे ही वो देखता है कि उसके बगल में सांग्रिक ये सब चीज़ें देख रहा है, वो तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। और यहाँ पे वो सांग्रिक को बताता है कि मैं तो जस्ट चेक कर रहा था कि हमारा होटल एक रोमांटिक स्पॉट के लिए ठीक है या नहीं। लेकिन यहाँ पर सांग्रिक समझ गया था कि वो एक डेट के लिए किसी को लेकर जाना चाहता है। यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से डेट पर 1 मिनट में लड़कियों को पटा सकते हैं। जिससे सुनकर गुवन काफ़ी ज़्यादा तेज तेज हंसने लग जाता है कि मुझे सीखना चाहिए वो भी तुमसे। यहाँ पर फिर सांग्रिक जो है वो रोमांटिक रोमांटिक बातें करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गुवन को भी लगता है कि हाँ उसे भी उसकी बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सारंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है, तो इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर उसे देखने के लिए चला जाता है। वहीं हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग हुआरेन से क्वेश्चंस कर रहे थे और हुआरेन उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर कर रही थी। यहाँ पे सारी स्पॉटलाइट हुआरेन पर ही थी। तभी वहाँ पर गुवन भी आ जाता है। उसके
वारेन जो सभी रिपोर्टर्स को बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रही थी। उसके बाद एक रिपोर्टर जो है फिर सारंग से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देता है कि वो कुछ इस पर कुछ क्या कहना चाहती है, जिस पर वो पहले तो घबराती है और उसके बाद में वो गुवेन को वहाँ पर देख लेती है और यहाँ पे वो बोल देती है कि हाँ, होटल की वजह से ही आज मैं ज़िंदा हूँ और वारेन को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने आगे मुझे बचाया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर गुवेन का भी नाम ले देती है कि वही शख्स था जो हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पर आया था और उसने मेरी जान बचाई थी, तो इसीलिए वो उनको सबके सामने थैंक्स बोलती है। ये सुनकर गुवेन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वही दूसरी तरफ सारंग भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शांत फील करती है कि और वही हुआ ने भी सब कुछ देख लिया था, वह सब कुछ नोटिस कर रही थी। वही सांग्रिक सारी बात आकर गुवन को बताता है कि तुम्हारी बहन ने तो सारा जो स्पॉटलाइट खुद पर ही ले लिया और उसने सारंग को बचाने का क्रेडिट भी खुद पर ले लिया है, इस तरह से तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं बचेगी। वहीं नेक्स्ट हम हुआ को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से प्रिंस साबिर के बारे में बात कर रही होती है। वो इस कोरिया के से 13th रिचेस्ट मैन थे और वो चाहती थी कि वो किसी भी तरीके से उनके होटल में ही आकर स्टे करे, लेकिन यहाँ पर उसका असिस्टेंट बताता है कि उसने सब कुछ चेक कर लिया है लेकिन प्रिंस साबिर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। वहीं हम गुवन को देखते हैं जो कि कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था, तभी वारेन वहाँ पर आकर बैठ जाती है। वो उससे बोलती है तो तुमने ही सारें को कहा था ताकि वो तुम्हारा नाम ले, या उसके खुद का उसका डिसीजन था, जिस पर सारें को बचाते हैं गुवन अब सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेता है कि मैंने ही उसे कहा था कि वो मेरा नाम ले मीडिया में। मैंने सुना जिस तरह से तुम रिपोर्टर्स के सामने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रही थी कि एम्प्लॉयज़ ही जो है वो यहाँ के असली ओनर हैं। तभी वहाँ पर हुआरेन के फादर आ जाते हैं और वो हुआरेन के इस मूव से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस थे क्योंकि हर तरफ बस उन्हीं के होटल की ही बातें हो रही थी, जिससे उनकी होटल की कंपनी और उसकी इमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन गई थी। फिर उसके बाद वो प्रिंस साबिर के बारे में बात करते हैं, जिस पर जो हुआरेन होती है वो तो बोल देती है कि उसने काफ़ी कोशिश करी है लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। यहाँ पर वो इन सब मामले में गुवेन को बीच में घसीट देती है क्योंकि उसे लगता था कि गुवेन जो है प्रिंस साबिर को मनाने में कामयाब नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पर वो गुवेन को कहती है कि वो किसी तरीके से प्रिंस साबिर को मनाकर लेकर आए। यहाँ पर उसके फादर भी इस बात से सहमत होते हैं और गुवेन भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो प्रिंस साबिर को यहाँ पर होटल में किसी तरीके से ले आएगा। वहीं नेक्स्ट सीन में हम सारें को देखते हैं जो कि जब काम कर रही होती है तभी अचानक से उसके सामने गुवन आ जाता है। वो उससे के सारे डेट पर चलने के लिए कहता है, जिस पर सारें बोलती है कि वो अभी बिजी है और यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, जिस पर गुवन भी उसकी हेल्प करने के लिए वहीं पर ही सारे काम करना स्टार्ट कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सारें उसे चीज़ें सिखाती भी है कि किस तरीके से किस चीज़ों को कैसे डेकोरेट किया जाता है। उसकी थोड़ी देर बाद हम सारें को गुवन के फादर के साथ देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट के साथ बैठकर खा रहे थे। तभी उनके कोई पास एक मैसेज आता है और जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो अपने गेस्ट को बताते हैं कि मेरे बेटे ने प्रिंस साबिर को हमारे होटल में स्टे करने के लिए मना लिया है। ये सुनकर सारंग बहुत ज़्यादा खुश होती है। वही उनके गेस्ट काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं क्योंकि वो कोई मामूली गेस्ट नहीं थे बल्कि वो भी होटल ऑन करते थे और वो चाहते थे कि प्रिंस साबिर उनके पास आए, लेकिन ये काम गुवेन ने कर दिखाया था जिसकी वजह से उसके फादर से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे। वही हुआरेन तो ये पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारे एक ही फ़ोन से प्रिंस साबिर हमारे होटल में स्टे करने के लिए तैयार हो गए। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब गुवेन ने प्रिंस साबिर को कॉल लगाया था। यहाँ पर कॉल लगाकर हमें उनकी बातों से पता चलता है कि प्रिंस साबिर को पहले से ही गुवेन जानता था। वो दोनों ही पहले एक स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन वो दोनों कुछ खास अच्छे दोस्त तो नहीं थे। यहाँ पर प्रिंस साबिर उसे कहता है कि मैंने पहले से ही एक होटल में स्टे करने का प्रोग्राम बना लिया है, लेकिन यहाँ पर गुवेन बताता है कि तुम हमारे होटल में स्टे करो, हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। मतलब वो उनकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार था। जब वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है तब उसमें लिखा था कि गुवेन उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता और हर वक्त गुवेन को उसके साथ रहना पड़ेगा और उसके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट जब सांग्रिक देखता है तब वो उसे इस पर साइन करने से मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि प्रिंस साबिर उससे एक मजदूरों की तरह काम कराएगा। तो इसीलिए सांग्रिक प्रिंस की तरह एक्ट करता है और वो उसे ऑर्डर्स देता है गुवेन को, जिस पर गुवेन भी उसे प्रिंस समझ कर उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। उसके शूज़ भी निकालता है और उसके सॉक्स भी निकालता है, लेकिन असल में वो कोई उसके खातिरदारी करने के लिए नहीं बल्कि वो शूज़ उसके पीछे मारने के लिए उसे बहुत ही तेज़ भागकर उसे अपने ऑफिस से रूम से निकाल देता है। प्रिंस साबिर जब होटल आता है तब उसकी नज़र सारंग पे पड़ जाती है और सारंग को उस पहली नज़र में ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। यहाँ पे सारंग को लगा था कि प्रिंस साबिर को कोरियन बोलनी नहीं आ रही होती है, इसलिए वो अरब बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब वो सुनती है कि साबिर को कोरियन बोलनी आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। ये देखकर गुवन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि गुवन तो पहले से ही प्रिंस साबिर के इरादों को समझ गया था कि वो सारंग को लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। सारंग साबिर के लिए एक प्रेजेंट भी बना कर लेकर आई थी जो उसे खुद पहनाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे गुवन बीच में आ जाता है और वो खुद उसके हाथों में पहना देता है। फिर उसके बाद वो सारंग को अपने साथ में लंच के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर पहले तो सारंग काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन वैसे जैसे ही गुवन वहाँ पर आ जाता है तब वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। यहाँ पे प्रिंस साबिर उसे जाने के लिए बोलता है लेकिन वो नहीं जाता। यहाँ पे वो उस कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाता है कि तुमने ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा, इसी वजह से वो वहीं पर ही बैठ जाता है सिर्फ। लेकिन इतना ही नहीं, वो सारंग को अपना पर्सनल अटेंडेंट के लिए बोलता है, लेकिन ये बात सुन के गुवन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि ये तुम्हारी पर्सनल अटेंडेंट नहीं बन सकती क्योंकि ये मेरी पर्सनल अटेंडेंट है। यहाँ पर वो सारंग को अपने साथ चलने के लिए बोल देता है, लेकिन प्रिंस साबिर उसको वहीं पर ही बैठने के लिए कहता है।
गुवन को प्रिंस आबिर पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारा वो कह भी क्या सकता था क्योंकि उसी ने ही प्रिंस आबिर के कॉन्ट्रैक्ट पे खुद साइन किया था। यहाँ पर सारंग तो बेचारी सोच रही होती है कि वो कहाँ फंस गई। उसके बाद में जब वो दोनों साथ बैठे होते हैं तब गुवन सारंग से बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये गिफ्ट विफ्ट लाने की। जहाँ पे सारंग उसे बताती है कि प्रिंस आबिर इस होटल के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट है, तो मुझे अपनी हर कोशिश करनी चाहिए ताकि वो यहाँ पर सेटिस्फाई होकर जाए। यहाँ की सर्विस उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगनी चाहिए ताकि वो बार बार यहीं पर ही आकर स्टे करें। तभी वहाँ पर प्रिंस आबिर आ जाता है जो कि उन दोनों से बातें करना स्टार्ट कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कोरियन घूमने की बात करता है और अपने सामने जो उसके टेंपल की एक फ़ोटो लगी हुई थी वो उसे वहीं पर ही जाने के लिए ज़िद करता है। पहले तो वो सिर्फ सारंग के साथ ही जाना चाहता था, लेकिन वो गुवन कहाँ सारंग को उसके साथ अकेले जाना देता, तो इसीलिए वो खुद भी उनके साथ चला जाता है, जिसकी वजह से प्रिंस आबिर तो काफ़ी ज़्यादा इरीटेट हो रहा था। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इरीटेट गुवन हो रहा था क्योंकि उसने गुवन को अपने साथ एक कॉफ़ी लाने के लिए बोल दिया था। जब वो कॉफ़ी लेने के लिए जाता है तभी प्रिंस साबिर सारंग से पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, जिस पर वो मना कर देती है। वही जैसे ही गुवन पीछे से कॉफ़ी लेने के लिए आता है तब वो उन दोनों को एक साथ बैठा हुआ देख के उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ मचती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनकी बातें भी सुनने लग जाता है, फिर उन दोनों के बीच में ही आकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से साबिर को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो उन दोनों के बीच में किस तरीके से गुवन को अपने बीच में बैठे रहने दे सकता है, वो तुरंत ही उस पर गुस्सा करता है और वहाँ से उन्हें धक्के मार के पीछे फेंक देता है। उसके बाद में वो देखता है कि यहाँ पर एक पास में एक कल्चरल इवेंट चल रहा था जिसमें दोनों जो थे, एक लड़का और लड़की, ब्राइड और ग्रूम बनते हैं और यहाँ के ब्लेसिंग्स लेते हैं। यहाँ पर वो भी ऐसा करने के लिए बात करता है, वो सारंग से उसकी ब्राइड बनने की कहता है, जिस पर गुवन को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वो सारंग से मना करता है कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल करने के लिए कहता है, लेकिन सारंग इसके लिए मान गई थी। वो कहती है कि ये सब एक्टिंग की तो करनी है, कोई सच में थोड़ी ही हो रहा है। और प्रिंस आबिर तो चला जाता है दूल्हा बनने की तैयारी करने के लिए और उसे तो काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही होती है। लेकिन गुवन किस तरीके से अपनी सारंग को एक नाटक के लिए भी दूसरे की बीवी बनाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन हम सारंग को देखते हैं जो कि ब्राइड बनकर ये तैयार होकर आ रही होती है। वही दूसरी तरफ ग्रूम भी अपना फेस को कवर करके आ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे अपने अपने फेस को छुपाए हुए, लेकिन जैसे ही ग्रूम अपना फेस हटाता है तब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि गुवन ही है। यहाँ पर सारंग गुवन को अपने सामने देख के वो तो शॉक हो गई थी क्योंकि उसे लगा था कि प्रिंस साबिर उसके सामने होंगे, लेकिन वो गुवन को भी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गुवन और सारंग को देखते हैं जो कि दोनों ही मैरिज रिचुअल्स जो परफॉर्म किया जाता है उसे कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे प्रिंस आमिर आ जाता है और हम देखते हैं कि गुवन उसे पागल बना के वहाँ के जो नौकर होते हैं उसके कपड़े दे दिए थे और खुद अपने साथ ग्रूम को यहाँ के कल्चर और रिचुअल के बारे में मालूम नहीं था, इसीलिए वो बेचारा पागल बन गया था और उसने एक नौकर के कपड़े गुवन ने पहना दिए थे, जिसकी वजह से उसे गुवन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे उसी झाड़ू से मारने लगता है, जिससे पूरे माहौल का एंजॉय सारंग बहुत ही अच्छे तरीके से ले लेती है। उसके बाद गुवन सारंग से जाकर बात करता है और सारंग उसे बताती है कि कभी कभी चीज़ें मुश्किल हो जाती है, मैं अपने कंफर्ट के लिए हमारे होटल को बदनामी नहीं बर्दाश्त कर सकती क्योंकि मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद, लेकिन हमारे गेस्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी। यहाँ पर बात हो वही उसे निकलवा लेती है कि गुवन प्रिंस आमिर से जेलस फील कर रहा था, जिस पर गुवन साफ साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो जेलस फील करता है और मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस भरपूर भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ पर सारंग को पता था कि गुवन जेलस फील कर रहा है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो क्यों इस तरीके से उसके रूम के कपड़े पहनकर आ जाता। और इससे इतना ही नहीं, वो प्रिंस आमिर की बुराइयां भी करना स्टार्ट कर देता है कि वो एक साथ 100 लड़कियों को डेट करता है, वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी लड़का तुम्हारे आसपास भी भटके। और वो सारंग को निहारने लग जाता है। तभी वहाँ पर प्रिंस आमिर आ जाता है जो उसमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि ऑब्वियसली उसने उसकी वेडिंग रिचुअल्स थे उनको बिगाड़ दिया था, जिस पर गुवन उसे कहता है कि मैं अपने एम्प्लॉय को तुम्हारे साथ कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम एक साथ इतनी सारी लड़कियों को डेट करते हो, शादी करते हो। तो जिस पर प्रिंस आमिर कहता है कि ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो सारंग को गुवन से दूर रहने के लिए बोल देता है। गुवन भी प्रिंस आमिर से लड़ने लग जाता है, जिसके सारंग उन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए उन्हें बोल देती है कि अगर आप दोनों ने फाइटिंग करनी बंद नहीं की तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, जिस पर दोनों ही अच्छे फ्रेंड्स बनने की एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्रिंस आमिर सारंग के साथ वक्त बिताना चाहता था, इसलिए उसने अपने आदमियों को बोल के गुवन को बाहर फेंकवा दिया था और उसके बाद में वो सारंग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करता है, वहाँ पर टेंपल को अच्छे से विजिट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इनडायरेक्टली यहाँ पर सारंग से उसके दिल की बात जानने की कोशिश करता है और उसकी बातों से वो इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है कि प्रिंस आमिर भी अपने जुबान से उसकी तारीफ करते हुए थकता नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके लिए एक पार्टी भी रिजर्व करने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही अपने अपने होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंच के वो गुवन से मिलती है और जो भी आज हुआ उसके बारे में उसे बता रही होती है। गुवन नोटिस करता है कि सारंग को चलने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसके लिए स्लीपर्स ला देता है क्योंकि उसे हील्स में चलने में दिक्कत हो रही थी और पूरा दिन ही हील्स में चल रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे स्टे करने के लिए वही रूम देता है जिस रूम में वो रह रहा था और खुद दूसरे रूम में जाकर स्टे करने लग जाता है। इतना बड़ा रूम देखकर सारंग बहुत ज़्यादा खुश होती है। गुवन उसे बताता है कि तुम हमारे यहाँ की सबसे बेस्ट एम्प्लॉय और तुम इतनी मेहनत भी करती हो तो तुम ये सब डिजर्व भी करती हो। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके लिए खुद से अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर भी लेकर आता है और फिर जैसे ही वहाँ से जाने लगता है वो उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है, चलो साथ में मिलकर खाना खाते हैं। और फिर बाद में दोनों ही स्टोर पर जाते हैं जहाँ पर वो इंस्टेंट नूडल्स बाय करते हैं। जहाँ पर गुवन तो सोच रहा था कि वो इतनी दूर सिर्फ ये खाने के लिए आया है और उसके बाद जब वो उस खाने को ट्राई करता है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। गुवन तो सारंग से बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम्हें इतनी अच्छी जगह कि इतने अच्छे खाने को आपसे छुपा कर रखा, जिस पर सारंग बोलती है तो कोई बात नहीं, मैं आपसे तुम्हें यहीं पर ही लेकर आया करूँगी।
और दोनों साथ में ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम डायल को देखते हैं जो कि अपने घर का काम कर रही थी और उसके साथ में एक लड़की आगे खड़ी होती है जिसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वो खुद की हालत को देखकर काफ़ी एम्बेरस फील करती है और वो उसी लड़की के साथ लिफ्ट में जाते हुए काफ़ी एम्बेरस फील कर रही थी। डायल का पति असल में कुछ भी काम नहीं करता था, वो सारा टाइम बस घर में पड़ा रहता था, इसीलिए सारा काम का बर्डन वो डायल पर ही था। वहीं हम नेक्स्ट डे गूवन को देखते हैं जो कि सारिंग को उठाने के लिए आया था, लेकिन सारिंग उसे कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्लीपी फील कर रही है, क्या वो थोड़े टाइम तक के लिए और सो सकती है। तो जिस पर गूवन भी उसे हाँ कर देता है और उसे बाद में जगाने के लिए आने के लिए कहता है। उसके बाद में जब टाइम हो जाता है तो फिर से गूवन आकर उसे जगाने के लिए आता है, लेकिन तभी सारिंग दिखती है कि उसके पीछे एक और एम्प्लॉय यानी उसकी सीनियर आ रही थी, तो इसीलिए वो गूवन को अपने साथ अंदर रूम में ले लेती है। जब गूवन देखता है कि स्टाफ की एक मेंबर आई है उसे चेक करने के लिए, तब वो सारिंग से कहीं पर छुप करने के लिए कहता है और खुद जाकर उसे डील करता है। वो उसको बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा है और वो अभी नहीं उठना चाहता और अगर कुछ भी काम होगा तो वो उसे बता देगा। जहाँ पर वो भी कहती है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर गूवन उसके मुंह पर ही गेट बंद करके इस बात से चला जाता है। गूवन अंदर आकर सारिंग को बाहर आने के लिए कहता है। जब सारिंग बाहर आती है तो वो उसको दोबारा सोने के लिए बोल देता है, लेकिन वो कहती है कि अब नहीं, मैं पूरी तरीके से जाग चुकी हूँ। लेकिन गूवन उसको अपनी गोद में उठाकर रूम तक लेकर जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुद उसे बेड तक सुलाकर कहता है कि तुम्हें अब थोड़ी देर सोना चाहिए और जब तक मैं ना हूँ तो तुम उठना मत। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सारिंग तो बेचारी शॉक में ही थी कि अचानक से क्या हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, गूवन की भी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी क्योंकि उसे भी नहीं मालूम था कि वो ये भी कर सकता है, लेकिन वो मनी मन काफ़ी ज़्यादा खुश था और फिर अपने आप ही मनी मन मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है। सारिंग जब काम पर आती है तब उसकी सीनियर उसके लिए ड्रेस लेकर आई थी जो कि प्रिंस आमिर ने उसको आज रात में होने वाली पार्टी के लिए उसके लिए दी थी, जिस पर उसकी सीनियर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि हर चीज़ सारिंग को ही मिल रही थी। प्रमोशन भी उसे ही मिल रहे थे, गिफ्ट्स भी उसे ही मिल रहे थे, यहाँ तक कि पार्टी में भी उसी को ही बुलाया जा रहा था, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थी। लेकिन सारिंग को मनी मन सोच रही थी प्रिंस आमिर क्या करने वाला है। वही हम नेक्स्ट सीन में गूवन को देखते हैं जहाँ पर प्रिंस आमिर ने उसके लिए भी गिफ्ट भिजवाया था जो कि उसे आज रात की पार्टी में पहनना था। अगर उसने ऐसा नहीं पहना तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता और जब वो उस गिफ्ट को खोल कर देखता है तब उसमें रखे हुए कपड़ों को देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि प्रिंस आमिर ऐसा कैसे कर सकता है। अब उसने क्या कपड़े पहने थे, उसके लिए क्या गिफ्ट भिजवाया था, ये तो हमें पार्टी के टाइम पर ही पता चलेगा। वही उससे हम देखते हैं कि प्रिंस आमिर काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और उसने सारिंग के लिए एक डिनर इन्वाइट किया था। वही हम सारिंग को देखते हैं जो कि गाउन में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। प्रिंस आमिर तो बस उसे देखता ही रह जाता है। प्रिंस आमिर सारिंग का बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है और उसकी खूब तारीफें भी करता है क्योंकि वो वाकई में ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही गूवन की एंट्री होती है जिसने बटलर के कपड़े पहने हुए थे, यानी कि आज को सर्विस देने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि गूवन ही देने वाला था जो कि उसे ड्रिंक और खाना सब कुछ सर्व करता है। यहाँ पे गूवन भी सारिंग को देखता है जो कि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सारिंग बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मेरे बॉस यहाँ पर खड़े होकर मुझे सर्व कर रहे हैं, जिस पर गूवन उसे कहता है कि तुम एकदम रिलैक्स होकर यहाँ पर सर्विस का बस एंजॉय करो। गूवन के जाने के बाद प्रिंस आमिर डायरेक्ट ही सारिंग को प्रपोज कर लेता है। ऑफिशियली तरीके से वो उसके लिए रिंग भी लेकर आया था जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। ये देखकर सारिंग तो बस सोच में पड़ जाती है कि वो इतनी महंगी रिंग डिजर्व भी करती है या नहीं। वहीं गूवन वहाँ पर आता है, वो सब नज़ारा देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही प्रिंस आमिर से वो रिंग ले लेता है और उसे कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरे एम्प्लॉय है और मैं इस तरीके से तुम्हें इसके हवाले नहीं छोड़ सकता, तुम तो कितनी लड़कियों को डेट करते हो। लेकिन सारिंग वो रिंग उससे वापस मांगती है जिसे देखकर गूवन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे ना चाहते हुए भी वो रिंग वापस कर देता है। लेकिन सारिंग ने असल वो रिंग एक्सेप्ट नहीं की थी बल्कि वो प्रिंस आमिर को वापस लौटा देती है और उसे कहती है कि मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करती हूँ और आज तक जो भी आपने मेरे लिए किया वो बहुत ही ज़्यादा देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो प्रिंस आमिर की बहुत तारीफें करती है और उसे नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आकर विजिट करने के लिए भी कहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कल प्रिंस आमिर जाने वाले थे इसलिए वो तीनों के साथ बैठकर डिनर करने के लिए कहती है वो गूवन के साथ में, क्योंकि गूवन और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, तो इसलिए प्रिंस आमिर उसे भी अपने साथ खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन पहले खुद हमें सर्व करने के लिए। यहाँ पर सारिंग को वो तो अच्छे से सर्व करता है गूवन, लेकिन प्रिंस आमिर को वो बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता, लेकिन वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और इन तीनों की कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को अच्छी लगती है। जाने से पहले प्रिंस आमिर के लिए सारिंग ने फोटो फ्रेम बनाई थी जिसमें वो तीनों थे। यहाँ पे जैसे ही वो सारिंग के गले लगने की कोशिश करता है गूवन तुरंत ही उसे पीछे कर देता है, लेकिन वो गूवन को टिप देकर जाता है। वो टिप के तौर पे वो उसे कुछ पैसे देता है क्योंकि वो उसकी सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश था और उसे गले भी लगता है और हमें पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। प्रिंस आमिर भी दिल का कोई बुरा नहीं था और गूवन को भी प्रिंस आमिर से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। प्रिंस आमिर के जाने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे सारिंग प्रिंस आमिर की तारीफें करते थक नहीं रही थी तो गूवन को देख कर अच्छा नहीं लग रहा था, तो और वो प्रिंस आमिर की फिर से बुराइयां करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर सारिंग समझ जाती है कि वो फिर से जेलस फील कर रहा है। वहीं हम नेक्स्ट सीन में पिम को देखते हैं जो कि एयरप्लेन में सबको सर्विस दे रही थी। तभी वहाँ पे जब प्लेन उड़ान भरता है तब वो एकदम से उसके झटके से गिर जाती है जिसकी वजह से उसके बैक पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ क्रैम्प आता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। जब वो घर आती है तब हम देखते हैं कि उसे कोई और नहीं बल्कि ली घर लेकर आया था। तब सारिंग वहाँ पर मौजूद थी। ली को देखकर वो शौक रह जाती है कि आखिर पिम के साथ ये हैंडसम सा लड़का कौन है। ली उसको अपने आप से इंट्रोड्यूस नहीं कराता, वो सीधा इतना बता देता है कि पिम को काफ़ी ज़्यादा बैक में स्ट्रेन आया है जिसकी वजह से बहुत दर्द हो रहा है। वो उसके लिए रिलीफ पैचेज और काफ़ी सारी दवाइयाँ लेकर आता है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पिम को अपना ध्यान रखने के लिए भी कहता है और जाने से पहले वो सारिंग को कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे वो उसे अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देगा और गुड बाय कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सारिंग तो जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि आखिर लड़का कौन था, वो पिम को इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहा था। यहाँ पे पिम बेचारी अपने ही दुख में उलझी हुई थी क्योंकि उसकी सेल्स नहीं हो रही थी जिसकी वजह से उसका प्रमोशन भी नहीं होने वाला था। तो ऐसा लगता है कि इस बार भी उसका प्रमोशन नहीं होगा। तभी हमें फ्लैशबैक के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर कुछ घंटों पहले जब पिम अकेले बैठी हुई थी तभी उसके साथ एक कलीग आकर बैठ जाती है जो कि उसके सामने अपनी डींगे मारनी स्टार्ट कर दी थी। वो काफ़ी रिच और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो इसीलिए उसे लग रहा था कि इस बार भी प्रमोशन उसका ही होगा और पिम को लगता है कि इसका प्रमोशन अब की बार भी नहीं होगा। और इसी तरीके से अपना दुख बुलाने के लिए तीनों दोस्त मिलकर सोना जाते हैं जो कि तीनों ही अटपटी सी हरकतें करते हैं और सभी वुमेन्स के बीच में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी तारीफें करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कोई भी लेडी ज़्यादा भाव नहीं दे रही थी। वहीं हम गूवन हुआरेन और उसके फादर को साथ में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो अपने 100th
ईयर के सेलिब्रेशन की बात करता है क्योंकि उनके होटल का होने वाला था। इसकी पार्टी का सारा जिम्मा गुवन अपने ऊपर ले लेता है और वो कहता है कि वो इस 100th एनिवर्सरी इवेंट को खुद ऑर्गेनाइज करना चाहता है और उसका चार्ज वो खुद लेगा। जिसे सुनकर हुआ इनको गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम यार इवेंट को अभी खुद हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें अभी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन उसके फादर तो गुवन की तारीफ कर रहे थे और ये भी बोल देते हैं कि अब तुम अपनी आखिरकार अपने सेंसेस में आ ही गए, आखिर तुम्हें ही तो ये सब कुछ संभालना है। ये सुनकर हुआ इनको बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि अब वाकई कहीं में उसके हाथ से पावर जाने वाली है। इसीलिए वो खुद गुवन से अकेले में बात करती है और उसे पीछे हटने के लिए कहती है क्योंकि वही अपने अंडर टेक ओवर करना चाहती थी। लेकिन गुवन ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वारन किसी भी एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचती थी, उनकी हेल्थ उनकी सेफ्टी की कोई फिक्र नहीं करती थी। इसीलिए वो उसे इसके लिए चैलेंज करता है और वो कंपनी का पूरा जिम्मा खुद पे लेने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम गुवन को वही जगह पे देखते हैं जहाँ पर सारेंग ने वही वैसी ही वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और वो उसके सामने आ रही थी। यहाँ पर गुवन उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी तारीफें करना स्टार्ट कर देता है। तभी प्रिंस आमिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उसके पास नहीं जाने देता। और जब वो सामने देखता है तब सारेंग के साथ में सामिर खड़ा हुआ था जो कि दोनों ही मिलकर हंस रहे थे। यहाँ पर गुवन को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर सारेंग सामिर के साथ कैसे खड़ी है और तभी हमें पता चलता है कि ये तो बस उसका ही सपना था, वो सोना में बैठा बैठा ही सो गया था जिसकी वजह से उसे वक्त का पता ही नहीं चला। जब वो बाहर आता है तब वो देखता है कि स्टाफ का एक मेंबर अभी भी उसकी वजह से वहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम से वो टाइम से यहाँ से चला जाएगा और वो उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। यहाँ पर फिर वो एम्प्लॉय भी अपने इस तरीके से व्यवहार से बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद हम तीनों दोस्तों को देखते हैं जिसके पास सारेंग के पास गुवन का तभी कॉल आ जाता है। गुवन सारेंग से पूछता है कि वो आखिर अभी कहाँ पर है क्योंकि वो सारेंग से अभी मिलना चाहता था और वो उससे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता था। लेकिन सारेंग उसे बोलती है कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर शायद तुम नहीं आ पाओगे। लेकिन गुवन उसे ज़बरदस्ती करके वहाँ पर पहुँच जाता है। सारेंग तभी उससे आकर मिलती है और सारेंग से वो कहता है कि आखिर सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इतने सारे लोगों को ये सब चीज़ें तो घर पर करनी चाहिए। लेकिन सारेंग बोलती है कि ये पब्लिक सोना है, यहाँ पर ऐसे ही होता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए लेकिन तुम्हें ही ज़बरदस्ती आ रहे थे। तभी सारेंग की तीनों दोस्तें भी वहाँ पर आ जाती है और वो तीनों मिलकर काफ़ी एंजॉय करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो गुवन को भी अपने साथ ज्वाइन करती है। तीनों दोस्त से तो बात करने होते हैं लेकिन गुवन का सारा ध्यान बस उन एग्स को ही खाने में था और वो सारे एग्स को वही खाने लग जाता है एक एक करके। और वहीं वो तीनों का तो एक भी खत्म नहीं हो रहा था और गुवन ने सारे एग्स खत्म कर दिए थे और जो वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। वो ड्रिंक भी उसे काफ़ी पसंद आता है। सारे तो बेचारी सोचते हैं कि मुझसे मिलने आया है या फिर एग्स खाने के लिए आया है। उसके बाद में गुवन को पेम की प्रॉब्लम का भी पता चलता है, इसीलिए वो भी उन तीनों के साथ मिलकर उसके प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करता है और इस बार काफ़ी लेडीज से इंप्रेस हो गई थी। लेकिन बाद में सारे को पता चलता है कि इस तरीके से प्रोडक्ट्स को बेचना इलीगल है और यहाँ पे गुवन को भी समझ में आ जाता है कि पेम आखिरकार कितनी प्रॉब्लम फेस कर रही है क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। इतने सालों से वो इतनी हार्ड वर्क करती है लेकिन उसका प्रमोशन नहीं होता, जिस पर गुवन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद पेम और डायल गुवन को लेकर अपने साथ में गेम खेलने के लिए लग जाती हैं। आखिरकार वो दोनों उससे बात करना चाहती थी। यहाँ पे वो डायरेक्ट ही गुवन से पूछ लेती है कि तुम सारंग को पसंद करते हो ना, जिस पर वो मना कर देता है। और ये जानते हैं के बाद यहाँ पर पेम बोलती है कि अच्छा हुआ तुमने मना कर दिया क्योंकि प्रिंस आमिर भी सारंग से काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो उसको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। ये सुन के तो गुवन की तो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि उसने उसे कॉल भी किया था। ये बात तो सारंग ने उसे बताई ही नहीं थी। आखिरकार वो उसको इसे चिढ़ाने के लिए बोलती है और वो बोलती है कि अगर तुम वाकई में सारंग को पसंद करते हो तो तुम्हें उसे अपने दिल की बात अभी बता देनी चाहिए क्योंकि अगर तुम दिल लेट करोगे तो कोई और उसे उठाकर ले जाएगा। इस बात को ध्यान में रखकर गुवन सारंग से जाकर उन दोनों के सोने के बाद पूछ लेता है कि आखिरकार तुम वीकेंड्स पे फ्री हो या नहीं। अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें अपने साथ एक जगह पे लेकर जाना चाहता हूँ, जिस पर सारंग भी हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारंग काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार होकर गुवन से मिलने के लिए आई थी और गुवन ने उसे एक अच्छी जगह पर बुलाया था मिलने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, गुवन उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है जैसे कि सारंग और दूसरे गेस्ट को ट्रीट करती थी। यहाँ पे इस तरीके से अपने खुद को स्पेशल ट्रीट करते हुए देखकर सारंग को बहुत अच्छा लगता है। गुवन ने सारी तैयारी खुद अपने हाथों से करी थी। वो उसके लिए स्पेशल ड्रिंक बनाकर लेकर आता है जो कि सारंग को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो उस ड्रिंक को काफ़ी इंजॉय करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके लिए खुद अपने हाथों से डिश बना रहा होता है। जब वो डिश को तैयार कर रहा होता है तब सारंग उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो भी देखना चाहती थी कि वो किस तरीके से खाना बना रहा है। जब यहाँ पर गुवन खाना बना रहा होता है तब एक्सीडेंटली वहाँ पर छोटी सी आग लग जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर पानी हर जगह गिरने लग जाता है और सारंग पूरी भीग जाती है। यहाँ पर सारंग को देखने के चक्कर में वो तुरंत ही गुवन उसे अपने गोद में उठाकर स्लैब पर बिठा देता है ताकि वो देख सके कि उसे चोट तो नहीं लगी। जहाँ पर सारंग उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है लेकिन तुम्हारे प्लान की तो ऐसी तैसी हो गई है। लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे। ये देखकर गुवन को रेजिस्ट नहीं कर पाता खुद से और वो तुरंत ही सारंग के क्लोज आने लग जाता है। वो लेकिन वो सारंग से पूछता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है, जिस पर सारंग जब जवाब नहीं देती है तो वो दोनों ही एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और यहीं पर हमारे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है गाइस। जाने से पहले मेरी